Hello students, in today's lecture number 7 on moving charges and magnetism, we shall have a discussion on one numerical problem based on cyclotron, and then after this numerical problem we shall start our discussion on Biot-Savart law. So first we discuss the numerical problem based on the concept of cyclotron. A cyclotron oscillator है, frequency is A cyclotron's oscillator frequency is 10 megahertz. किसी cyclotron oscillator की frequency 10 megahertz है. What should be the operating magnetic field? Operating magnetic field कितना होगा for accelerating the protons? Protons को accelerate करने के लिए. If the radius of the disk is 60 centimeter, what is the kinetic energy of the proton beam produced by the acceleration? What is given? गिवन दैट इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया हुआ है. साइक्लोट्रॉन्स ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10 मेगा हर्ट्ज. 10 मेगा मीन्स 10 इंटू 10 रेज टू द पावर 6. मेगा का मतलब 10 रेज टू द पावर 6 और ये हर्ट्ज हो गया. Now, the cyclotron's oscillator frequency should be same as that of the proton's frequency. यदि हमें प्रोटॉन को एक्सेलरेट करना है तो मैंने आपको कल बताया था कि किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए उस चार्ज पार्टिकल के रिवोल्यूशन की फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी, जिसे हम अप्लाइड फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, के बराबर होनी चाहिए. यानी रेजोनेंस कंडीशन के केस में कल मैंने आपको जो बात बताई थी वो ये बताई थी. ये रेजोनेंस कंडीशन है साइक्लोट्रॉन के लिए. ये अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है यानी ऑसिलेटर्स फ्रीक्वेंसी है, और ये साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी जो कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन है चार्ज पार्टिकल का. यहाँ चार्ज पार्टिकल कौन है? प्रोटॉन है. तो प्रोटॉन की जो फ्रीक्वेंसी है वो साइक्लोट्रॉन ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी के बराबर होनी चाहिए. तो आपको क्या गिवन है? ये साइक्लोट्रॉन्स ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी म्यू ए गिवन है. तो म्यू ए गिवन है तो म्यू सी इज इक्वल टू म्यू ए होता है. फिर रेजोनेंस, भाई एक्सिलरेशन के लिए रेजोनेंस होना चाहिए, तो यहाँ रेजोनेंस कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी तो चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेट होगा. तो ये रेजोनेंस कंडीशन जब हम अप्लाई करते हैं तो म्यू का वैल्यू ये है, तो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा? 10 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 हर्ट्ज आ जाएगा. ठीक है, कह रहा है कि ये तो आपको गिवन है. आगे क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट शुड बी द ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड. ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कितना होना चाहिए फॉर एक्सिलरेटिंग प्रोटॉन. प्रोटॉन को एक्सिलरेट करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होना चाहिए, ये हमें पूछ रहा है. तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम जानते हैं, देखिए टाइम पीरियड आप जानते होंगे. टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? 2πm/qb ये होता है. ठीक है, और यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकालूं तो 1 टाइम पीरियड होता है, और 1 टाइम पीरियड रखेंगे तो ये आ जाएगा qb/2πm. ये फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आ गया. अब लेकिन हमें फ्रीक्वेंसी नहीं चाहिए, फ्रीक्वेंसी तो गिवन है, और हमें चाहिए क्या? b चाहिए. तो यहाँ से b निकाल लें. b बराबर आ जाएगा 2πm न्यू. ये b नहीं है, न्यू फ्रीक्वेंसी है, न्यू. ठीक है, चोंच के जैसा बनाना है, किसी पक्षी की चोंच होती है वैसा बनाना है, वीक के जैसे. 2πm न्यू और b निकालना है. 2πm न्यू इधर चला गया, q नीचे आ जाएगा. तो इस फॉर्मूले से 2πm न्यू अपॉन q से आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा. अब देखिए 2π का वैल्यू होता है 3.14. m का वैल्यू क्या है? प्रोटॉन है चार्ज पार्टिकल, तो इसका मास दे रखा है हमें 1.67 इंटू 10 रेज टू द पावर -27. फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10 मेगा हर्ट्ज. 10 मेगा मतलब 10 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 अपॉन चार्ज कितना है चार्ज पार्टिकल का? चार्ज जो है चार्ज पार्टिकल का वो कितना है? 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कूलम. 1.6 और 1.60 वट एवर यू वांट टू राइट इंटू -10 रेज टू द पावर -19 कूलम. इसको सॉल्व करने से हमें मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू मिल जाएगा. अब देखिए ये 0.8 आ गया, यहाँ 2 से ये कैंसिल हुआ. ठीक है, तो ऊपर जो है आप लिख सकते हैं 3.6
1.67 इंटू 3.14 इन ये दोनों एज इट इज लिखा इंटू ये 10⁻⁷ हो जाएगा प्लस के, और ये -27 तो -20 होगा, और नीचे से 10⁻⁹ माइनस के ऊपर आएंगे तो +19 हो जाएंगे, और नीचे रह जाएगा आपका 0.8। और सॉल्व करूं तो 1.67 इंटू 3.14 इंटू 10⁻, इसको मैं लिख सकता हूँ -1, और ये इसको आप ऐसे लिख लीजिए, इस पॉइंट को भी हटाओगे तो ऊपर 20 जाएगा ना, इस पॉइंट को भी हटा देंगे तो ऊपर 20 जाएगा, यानी 8 बच जाएगा। कितना बचेगा? 8। तो 20 कैंसिल हो गया अपॉन 8, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने पर जो वैल्यू आती है मैग्नेटिक फील्ड की, वो लगभग 0.66 टेस्ला आएगी। कितनी वैल्यू आएगी? 0.66 टेस्ला। तो इस तरीके से तो हम मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकाल सकते हैं, 0.66 टेस्ला। टेस्ला यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड का। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई। तो ये जो ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है एक्सिलरेटिंग प्रोटॉन के लिए, वो हमने निकाल लिया। अब कह रहा है इफ द रेडियस ऑफ द डीज इज 60 सेंटीमीटर, यदि डीज का रेडियस 60 सेंटीमीटर है, यदि डीज का रेडियस 60 सेंटीमीटर है तो काइनेटिक एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होगा। तो देखिए ये तो पहला पॉइंट जो हमें निकालना था। दूसरा, हमें काइनेटिक एनर्जी निकालना है, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ½ mv² होगा। ठीक है, ½ mv² होगा, यानी v चाहिए हमें। तो देखिए v निकालने के लिए v क्या है? वेलोसिटी है, और वेलोसिटी क्या होता है? r ओमेगा। v इज इक्वल टू r ओमेगा। ओमेगा क्या है आपका? ओमेगा है आपका एंगुलर फ्रिक्वेंसी, जिसको लिखा जा सकता है 2 पाई न्यू। क्या लिखा जा सकता है? 2 पाई न्यू। अब इसमें 2 r पाई न्यू r ऐसे लिखा जा सकता है इसको, 2 इंटू 3.14, और फ्रिक्वेंसी आपका कितना है? फ्रिक्वेंसी है 10⁻⁷। 10⁻⁷ 10 मेगा है ना, तो 10⁻⁷ हो जाएगा ये। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं 10⁻⁷ हर्ट्ज। ठीक है, तो 7, और ये फ्रिक्वेंसी हो गया। रेडियस कितना है? रेडियस आपको गिवन है कितना? 60 सेंटीमीटर। अब 60 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.6 मीटर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी का जो वैल्यू आएगा अप्रॉक्सीमेटली 3.78। ठीक है, 3.78 इंटू 10⁻⁻7 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी का वैल्यू आएगा। और जब वेलोसिटी आ गया तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, क्योंकि ½ m का वैल्यू कितना है? मास ऑफ प्रोटॉन 1.67। देखिए दे रखा है ये भी, हालांकि याद भी होना चाहिए हमें, लेकिन इस क्वेश्चन में गिवन है मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻⁻27, और इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर यानी 3.78 इंटू 10⁻+7 का होल स्क्वायर ये है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आएगी, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यदि मैं आपको बताऊं तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ से जब आप इसको ऐसे लिखेंगे 1.67, ठीक है, इंटू 3.78 इंटू 3.78 स्क्वायर है, इसलिए 2 बार लिखना पड़ेगा। और यहाँ -27 है, और ये आएगा +14 और -27 हो जाएगा -13। ठीक है -13। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये लगभग वैल्यू जो आएगी, आप सॉल्व कर लीजिएगा, 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये काइनेटिक एनर्जी आएगी। इसको सॉल्व करने पर जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने 2 बातें फाइंड आउट की। एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड फॉर एक्सिलरेटिंग प्रोटॉन, ये निकाल लिया। कितना आया? 0.66 टेस्ला आया, 0.66 टेस्ला आया। और डी जिनका रेडियस 60 सेंटीमीटर है यानी 0.6 मीटर है, 60 सेंटीमीटर को मीटर में लिखें तो 0.6 मीटर होगा, तो उसके लिए काइनेटिक एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी आ जाएगी? ½ mv² वाले फॉर्मूले से
क्योंकि v का वैल्यू तो r ओमेगा से हमने निकाल लिया। भाई सर्कुलर मोशन है तो v लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू r इंटू एंगुलर वेलोसिटी, ये होता है। तो ये आ जाएगा। इस तरीके से वेलोसिटी निकाला, वेलोसिटी का वैल्यू यहाँ पर रखा, काइनेटिक एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। कितनी? लगभग 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। तो ये बात हो गई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन साइक्लोट्रॉन। अब आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है बायो सावर्त लॉ। बायो सावर्त लॉ, अगेन इट इज ए लॉ गिवन बाय 2 फिजिसिस्ट, फ्रेंच फिजिसिस्ट। 2 फ्रेंच फिजिसिस्ट थे। कहाँ के रहने वाले थे? फ्रेंच के। ठीक है, तो 2 फ्रेंच फिजिसिस्ट, 2 फ्रेंच फिजिसिस्ट, क्या नाम था? जीन बैप्टाइज बायोट एंड फेलिक्स सावर्ट। सॉल्ट में हम कह देते हैं बायोट एंड सावर्ट। ये 2 जो फ्रेंच फिजिसिस्ट थे, बायो एंड सावर्ट, इन्होंने 1820 में एक एक्सप्रेशन डिराइव किया। किसके लिए? मैग्नेटिक फील्ड के लिए। किसका मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट जिसे क्या कहा गया बाद में? बायो सावर्त लॉ कहा गया। यानी बायो सावर्त ने, दोनों फिजिसिस्ट ने मिलकर के, बायो और सावर्त जो फ्रेंच के थे, फ्रेंच फिजिसिस्ट बायो एंड सावर्त, जिनका पूरा नाम जीन बैप्टाइज बायोट एंड फेलिक्स सावर्ट था, इन दोनों बायो सावर्त जो फ्रेंच फिजिसिस्ट थे, इन दोनों व्यक्तियों ने मिलकर के करंट एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट किया और उसे बायो सावर्त लॉ कहा गया। क्या कहा गया? बायो सावर्त लॉ। करंट एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाला था किसने? बायो और सावर्त ने। ठीक है, बेसिकली ये लॉ देता क्या है? दिस लॉ गिव्स द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड देता है, एंड डायरेक्शन, किसका? मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कौन बताता है? बायो सावर्त लॉ बताता है। एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पर, ड्यू टू ए करंट कैरिंग एलिमेंट। किसके कारण? करंट कैरिंग एलिमेंट या करंट एलिमेंट। अब करंट एलिमेंट क्या होता है? I इंटू डी एल, जहाँ डी एल तो करंट एलिमेंट का लेंथ है, डी एल क्या है? लेंथ है, और I उस एलिमेंट से फ्लो होने वाला करंट है। तो I इंटू डी एल, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पर I स्केलर है, लेकिन ये जो डी एल है, लेंथ ऑफ द एलिमेंट, ये वेक्टर है। ठीक है, तो इसलिए इसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। करंट एलिमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और इसका यूनिट क्या होगा? एम्पियर मीटर होगा। करंट एलिमेंट का यूनिट क्या होगा? I एम्पियर में, डीएल मीटर में, तो एम्पियर मीटर करंट एलिमेंट का यूनिट होगा। एक करंट एलिमेंट हैज द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ करंट। जो डायरेक्शन करंट का होता है वही करंट एलिमेंट का डायरेक्शन होता है। तो अभी तक मैंने आपको ये बताया कि 2 फ्रेंच फिजिसिस्ट थे, बायो एंड सावर्त, जिन्होंने 1820 में एक करंट एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन कैलकुलेट किया, डिराइव किया, जिसे बायो सावर्त लॉ कहा गया। बायो सावर्त लॉ बेसिकली किसी करंट एलिमेंट के कारण मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताता है। और करंट एलिमेंट क्या होता है? करंट एंड लेंथ ऑफ द एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन। अब ये एलिमेंट का मतलब क्या है? जैसे मैंने एक वायर लिया, ये एक वायर है, एम एन एक वायर जो आपको दिखाई दे रहा होगा, MN एक वायर है। इस वायर का ये छोटा सा हिस्सा जो मैंने कंसीडर किया है, जिसकी लेंथ DL मानी है, ये जो छोटा सा हिस्सा है जिसकी लेंथ DL है और जिसमें फ्लो होने वाला करंट I है, ये जो छोटा सा पोर्शन है, इसे एलिमेंट कहा गया। क्या कहा गया? एलिमेंट कहा गया। और यदि इस एलिमेंट की लेंथ को करंट से मल्टीप्लाई कर दें, यानी I इंटू DL, तो इसे कहा जाएगा करंट एलिमेंट। क्या कहा जाएगा? करंट एलिमेंट। क्योंकि एलिमेंट में करंट फ्लो हो रहा है I, इसलिए इसे करंट एलिमेंट कहा गया। तो समझिएगा कि जो एलिमेंट है, एलिमेंट का मतलब है एक छोटा सा हिस्सा, किसका? वायर का, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर का। करंट कैरिंग कंडक्टर का एक छोटा सा जो हिस्सा होता है, उसे हम एलिमेंट कहते हैं। यहाँ पर हमने ये एलिमेंट लिया है, देखिए DL लेंथ का ये एलिमेंट लिया है। वायर हमारे पास MN है, और ये वायर कैसा है? MN वायर, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। इसका मतलब ये करंट कैरिंग वायर है। कैसा वायर है? करंट कैरिंग वायर है। तो इस वायर का छोटा सा हमने पोर्शन ले लिया, ये जिसकी लेंथ DL है। इस छोटे से पोर्शन जिसकी लेंथ DL है, जिसमें करंट I फ्लो हो रहा है, इसे कहते हैं करंट एलिमेंट। क्या कहते हैं? करंट एलिमेंट। क्योंकि फिजिक्स में हम कभी भी पूरी स्ट्रक्चर के कारण एक साथ कोई वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए हमें एक छोटा सा पोर्शन कंसीडर करना पड़ता है। पहले हम छोटे से हिस्से के कारण मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर निकालेंगे, और फिर उसको हम इस पूरे वायर के लिए
कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, पहले छोटे से हिस्से के लिए निकालते हैं। तो ये जो छोटा सा हिस्सा है, छोटा सा जो हिस्सा है जिसकी लेंथ dl है, इसे एलिमेंट कहा जाता है। और चूंकि इसमें करंट फ्लो हो रहा है इसलिए I इंटू dl, करंट और dl का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो करंट एलिमेंट कहा जाएगा। और इस करंट एलिमेंट का डायरेक्शन वही होगा जो डायरेक्शन करंट का है। यदि करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो करंट एलिमेंट का डायरेक्शन भी इस तरफ ही होगा, ऊपर की तरफ। करंट एलिमेंट एक छोटा सा पोर्शन है इसलिए इसको स्ट्रेट कंसीडर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये करंट कैरिंग वायर है जिसके कारण किसी पॉइंट P पर हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करना है यूजिंग बायो-सावर्त लॉ। सो अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्त लॉ, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड dV, कोई मैग्नेटिक फील्ड dV है, वेक्टर dV, जिसका मैग्नीट्यूड हमें निकालना है किसका यूज करते हुए, बायो-सावर्त लॉ का यूज करते हुए, और ड्यू टू ए करंट एलिमेंट एट एनी पॉइंट P। अब देखिए, मान लीजिए ये एक वायर है, ये जो पेंसिल दिखाई दे रही है इसको मैं एक वायर कंसीडर करता हूँ और इस पेंसिल का ये छोटा सा हिस्सा कंसीडर कर लेता हूँ। ये छोटा सा जो पार्ट है ये इसका करंट एलिमेंट कहलाता है। इस करंट एलिमेंट के कारण इसके राइट साइड में और इस करंट एलिमेंट के कारण इसके लेफ्ट साइड में या ऊपर या नीचे कहीं भी हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। अब इस वायर में, जो ये वायर है इसमें करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो राइट हैंड थंब रूल का हम यहाँ पर यूज करेंगे। राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग जो वायर होता है स्ट्रेट वायर, उस केस में राइट हैंड थंब रूल में जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन में होता है और जो कर्ल ऑफ फिंगर्स, जिस तरफ फिंगर्स जाएंगी वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देती है। तो देखिए वायर ऐसे है, जब वायर ऐसे है करंट ऊपर गया तो थंब तो ऊपर चला गया अपवर्ड डायरेक्शन में, तो फिंगर्स किस तरफ जा रही है, इनटू द पेज जा रही है। इनटू द पेज किस साइड में इनटू द पेज है, इस पेंसिल के राइट साइड में इनटू द पेज। लेकिन जब हम लेफ्ट साइड की बात करेंगे इस पेंसिल के लेफ्ट साइड में, तो ये फिंगर्स आउट ऑफ द पेज आएंगी। इसीलिए देखिए इस वायर के राइट साइड में जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इनटू द पेज होगा, क्रॉस से रिप्रेजेंट किया गया है। और उसी डिस्टेंस पर यदि हम लेफ्ट साइड में बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज होगा, इसलिए डॉट से रिप्रेजेंट किया गया है। तो हम चाहें तो P पर निकाल सकते हैं, चाहें तो Q पर निकाल सकते हैं, लेकिन Q लेफ्ट में है, कन्वीनियंट नहीं रहता है, इसलिए हम राइट साइड में ही पॉइंट अज्यूम करते हैं। तो राइट साइड में हमने ये पॉइंट P लिया है, जिस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमने पता कर लिया कि इनटू द पेज है। अब बायो-सावर्त लॉ ये कहता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, बायो और सावर्त जो दोनों फ्रेंच फिजिसिस्ट थे जिन्होंने 1820 में बायो-सावर्त लॉ दिया टू फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो उन्होंने क्या बताया कि जो एलिमेंट है इस एलिमेंट के कारण, ड्यू टू दिस एलिमेंट, इस एलिमेंट के कारण किसी पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड dV होगा, दिस मैग्नेटिक फील्ड dV वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दिस मैग्नेटिक फील्ड dV वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। दैट इज मैग्नेटिक फील्ड is directly proportional to current। किसके? करंट। कौन सा करंट? करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर। वायर से जो करंट फ्लो हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कौन? मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। भाई जितना ज्यादा हम करंट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P पर उतना ही बढ़ जाएगा। करंट का वैल्यू जितना कम होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही कम हो जाएगा। दूसरा जो पॉइंट उन्होंने बताया बायो और सावर्त ने कि दिस मैग्नेटिक फील्ड dV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द एलिमेंट। जो हमने सॉल्ट एलिमेंट लिया है, ये जो छोटा सा हिस्सा लिया है जिसे हमने करंट एलिमेंट कहा है, इस करंट एलिमेंट की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कौन? मैग्नेटिक फील्ड। यानी जितना बड़ा एलिमेंट लेंगे उसके बड़े एलिमेंट के कारण पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, छोटे एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P पर कम होगा। इससे और छोटा सा हिस्सा लें तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड और कम आएगा। जितना बड़ा एलिमेंट होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा होगा वायर के नेबरहुड में। दैट इज dV, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द एलिमेंट। दैट इज मैग्नेटिक फील्ड is directly proportional to length of element, जिसे आप करंट एलिमेंट भी कह रहे हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट उन्होंने कहा
कि दिस मैग्नेटिक फील्ड डीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। अब ये थीटा कौन सा है, ये देखिए ये रहा थीटा, ये थीटा, ये ओ से पी तो हो गया इसका पोजीशन वेक्टर, इस पॉइंट पी की पोजीशन को बता रहा है, डिस्टेंस है। ओ से पी का जो डिस्टेंस है वो आर है, तो ये आर का डायरेक्शन हो गया बेटा, ये आर का डायरेक्शन हो गया, एरो की डायरेक्शन में ये आर का डायरेक्शन हो गया, ठीक है। और डीएल का डायरेक्शन क्या होगा, डीएल का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा, जिस तरफ करंट होता है, जिस तरफ करंट फ्लो होता है, एलिमेंट का डायरेक्शन भी उसी तरफ होता है, ठीक है। तो आर और डीएल के बीच का जो एंगल है ये हो गया आपका डीएल, ये हो गया क्या डीएल, और ये हो गया आपका आर। तो आर और डीएल के बीच का जो एंगल है थीटा, ये एंगल थीटा का जो साइन है, इस एंगल थीटा का जो साइन है वो साइन थीटा में इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इस पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस थीटा के साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, that is magnetic field is directly proportional to the sine of angle theta between dl length and distance r, ठीक है। इन दोनों के बीच का डीएल और आर के बीच का जो एंगल थीटा है उसके साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कौन, मैग्नेटिक फील्ड। तो इन तीनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया, डीएल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया, साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया। यदि थीटा 0 है, यानी यदि ये पॉइंट पी बायर पर ही होता, यदि ये पॉइंट पी बायर पर ही होता तो बायर पर तो मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगा। इसका मतलब कि कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। बायो सावर्त लॉ क्या बता रहा है कि कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, क्योंकि यदि ये पॉइंट पी यहाँ से उठ करके इस वायर पर आ जाए तो थीटा 0 हो जाएगा, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो वायर यानी कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। कंडक्टर से जितना दूर एंगुलर डिस्टेंस पर ये पॉइंट पी जाएगा, मान लीजिए 30 डिग्री पर है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, एग्जिस्ट करेगा। 30 से 45 डिग्री पर गया तो मैग्नेटिक फील्ड और ज्यादा हो जाएगा, और 45 से 90 पर गया तो और ज्यादा हो जाएगा। इस तरीके से थीटा इंक्रीज होगा तो साइन थीटा, जैसे थीटा 0 होता है, थीटा 0 है तो साइन 0 0, थीटा 30 है तो साइन 30 1/2, थीटा 45 है तो 1/√2, और थीटा 90 है तो साइन 91 होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ता है। तो यहाँ से एक कंक्लूजन जो निकल के आ रहा है वो इम्पोर्टेंट कंक्लूजन ये है कि इस वायर और कंडक्टर के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 0 होगा, क्योंकि जब थीटा 0 होता है तो साइन 0 0 हो जाएगा। तो बायो सावर्त लॉ ये कहता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर यानी वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड, इसकी सरफेस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो 0 होगा। चौथा जो पॉइंट बायो सावर्त ने बोला, चौथा जो पॉइंट, ये सारे जो पॉइंट हैं ये एज पर रिसर्च ऑफ बायो सावर्त हैं। बायो और सावर्त ने जो रिसर्च वर्क किया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट, उसके जो कंक्लूजन्स हैं वो हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो 3 कंक्लूजन्स तो हमने लिख दिए। चौथा, बायो सावर्त ने कहा कि दिस मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, दैट इज कौन सा डिस्टेंस, दैट इज magnetic field is inversely proportional to the square of distance of point P from current एलिमेंट से पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के स्क्वायर के डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कौन, मैग्नेटिक फील्ड। यानी आर जितना ज्यादा होगा यानी ये पॉइंट पी जितना दूर जाएगा इस वायर से, इस करंट कैरिंग कंडक्टर से, मैग्नेटिक फील्ड उतना ही कम होता चला जाएगा। यानी ये पॉइंट पी जितना इसके पास होगा, वायर के जितना क्लोज आएगा, मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज़्यादा होगा। ये पॉइंट पी वायर से जितना दूर जाएगा, यदि आर ज़्यादा होगा, आर बढ़ेगा तो डी भी कम हो जाएगा। यानी
वायर के करंट कैरिंग कंडक्टर के से दूर जाने पर मैग्नेटिक फील्ड कम होता है, और करंट कैरिंग कंडक्टर के जैसे जैसे हम पास आते हैं वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है। तो डिस्टेंस ज्यादा पॉइंट का तो मैग्नेटिक फील्ड कम, और डिस्टेंस कम तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है। और इन कंक्लूजन्स को सो combining these above points we may write, क्या लिख सकते हैं, यदि इन सब को कंबाइन करें तो क्या लिखा जा सकता है, dv is directly proportional to idl sin theta upon r square, ऐसे लिखा जा सकता है, idl sin theta upon r square लिखा जा सकता है। यानी भाई dv is directly proportional to I पहले पॉइंट के अकॉर्डिंग, dv is directly proportional to dl सेकंड पॉइंट के अकॉर्डिंग, dv is directly proportional to sin theta थर्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग, एंड dv is inversely proportional to r square फोर्थ पॉइंट के अकॉर्डिंग। इन चारों पॉइंट्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो लिखा जा सकता है dv is directly proportional to I dl sin theta upon r square। इसे बेसिक रिलेशन कहा गया किसका, बायो-सावर्त लॉ का, बायो-सावर्त लॉ का। जब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे हम, जब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं भाई, इसमें इन्होंने क्या कहा बायो-सावर्त ने कि dv is directly proportional to I dl sin theta, dv is directly proportional to I dl sin theta upon r square। जब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो इक्वल कुछ कांस्टेंट आ जाएगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाया तो dv क्या लिखा जाएगा, इक्वल और एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसे हम कैसे लिख देते हैं, I dl sin theta अपॉन r स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा, ये इक्वेशन आ जाएगी, I dl sin theta अपॉन r स्क्वायर, ये इक्वेशन आएगी। अब ये इक्वेशन क्या कह रही है, यहाँ पर जो k है, वेयर k is a constant, k is a constant of proportionality, k is a constant of proportionality, and it is क्या होता है, ये μ0 अपॉन 4 पाई होता है। k का वैल्यू क्या है, इस कांस्टेंट का वैल्यू μ0 अपॉन 4 पाई, ठीक है, μ0 अपॉन 4 पाई, इसको उन्होंने k माना था, ठीक है, μ0 अपॉन 4 पाई को k माना था, कांस्टेंट माना था। अब ये μ0 तो आपको समझ में आ रहा होगा, μ0 तो क्या है, μ0 इज परमिएबिलिटी, कौन सी परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। इसकी बात हम आगे डिटेल में करेंगे, ध्यान रखिएगा। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है जिसका वैल्यू कितना होता है बेटा, 4 पाई इंटू 10 रेज टू द पावर -7, 4 पाई इंटू 10 रेज टू द पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये वैल्यू होता है, इस न्यूमेरिकल वैल्यू होता है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का। यानी इस k का वैल्यू क्या आ जाएगा, फिर k का वैल्यू क्या आ जाएगा, k का वैल्यू आ जाएगा सिंपली 10 रेज टू द पावर -7, k का वैल्यू क्या आ जाएगा, 10 रेज टू द पावर -7, और यूनिट वही होगा जो कि यूनिट किसका है, μ0 का यूनिट है, ठीक है। अब यूनिट हम निकालना चाहते हैं, मान लीजिए ये हमारा आ गया बायो-सावर्त लॉ, क्या आ गया है, बायो-सावर्त लॉ, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, dv इज इक्वल टू k की जगह लिखते हैं μ0 अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। इसे आप याद रखने हैं क्योंकि इसका हम आगे डायरेक्ट यूज करेंगे। ये है बायो-सावर्त रिलेशन, क्या कहलाता है ये, बायो-सावर्त रिलेशन, ठीक है, या लॉ, ठीक है। dv इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। लेकिन ये तो स्केलर फॉर्म में है, यदि मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो पहले हम वेक्टर फॉर्म देख लेते हैं। इसकी वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इन वेक्टर फॉर्म, तो dv को मैं वेक्टर लिखता हूँ तो क्या लिखूंगा इसको, μ0 अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, और वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो यहाँ जाएगा एक यूनिट वेक्टर, क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर आ जाएगा r कैप इज ए यूनिट वेक्टर विच विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ वेक्टर लगाया तो यहाँ r कैप आ जाएगा। अब r कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर आप जानते होंगे, 11th क्लास में हमने पढ़ा, वेक्टर r अपॉन वेक्टर r का मैग्नीट्यूड,
ठीक है, जिससे हम और क्या लिख सकते हैं, आर कैप इज इक्वल टू वेक्टर आर, और वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड क्या लिखा जा सकता है, सिंपली आर लिखा जा सकता है। तो आर कैप की जगह जब हम ये रखेंगे यहाँ पर तो क्या लिखा जाएगा, ये देयरफॉर डीवी वेक्टर फॉर्म में जो ये होगा म्यू 0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ आएगा आर वेक्टर आर अपॉन आर, वेक्टर आर अपॉन आर, ठीक है। और इसे क्या लिख सकते हैं, dv इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आई आर डी एल साइन थीटा, और नीचे आर स्क्वायर इंटू आर, आर क्यूब हो जाएगा। अब देखिए ये आर डी एल साइन थीटा को क्या लिखा जा सकता है, आर डी एल साइन थीटा को क्या लिखा जा सकता है, म्यू 0/4 पाई आई आर डी एल या डी एल आर, जो भी आप लिखना चाहें, तो डी एल क्रॉस आर लिख सकता हूं क्या, डी एल क्रॉस आर, ये आ जाएगा आपका वेक्टर फॉर्म में बायो सावर्त लॉ। भाई डी एल क्रॉस आर ये कहां से आया, आप सब जानते हैं ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है, ए बी साइन थीटा, तो उसी से लिखा है मैंने डी एल क्रॉस आर। डी एल और आर के बीच का एंगल ही तो थीटा था, देखिए जरा, डी एल ये डी एल था और ये आर था, डी एल और आर के बीच का एंगल ही तो थीटा है, तो वही तो मैंने लिखा है डी एल क्रॉस आर, यानी आर डी एल साइन थीटा या डी एल आर साइन थीटा, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्म, क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म। अब मुझे म्यू 0 का यूनिट चाहिए, मान लीजिए, तो म्यू 0 का यूनिट निकालने के लिए मुझे पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या है, इसका यूनिट पता होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड का। देखिए मैं यूनिट निकालना चाहता हूँ, यूनिट ऑफ म्यू 0, यूनिट ऑफ म्यू 0, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का यूनिट निकालना है मुझे, तो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा dv इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इस फॉर्मूले का यूज करूंगा। यहाँ से म्यू 0 निकाल लेता हूँ, तो 4 पाई आर स्क्वायर और अपॉन आई डी एल साइन थीटा, ठीक है, म्यू 0 का वैल्यू निकाल रहा हूँ, और dv यही आएगा ना, dv ये आ जाएगा। भाई म्यू 0 तो यही रहेगा, 4 पाई आर स्क्वायर इधर चला जाएगा, ठीक है, आई डी एल साइन थीटा नीचे आ जाएगा। अब इसको और आगे सॉल्व करें, और आगे सॉल्व करें तो देखिए dv इज इक्वल टू क्या आया हमारे पास, dv इज इक्वल टू आया, सॉरी म्यू 0 इज इक्वल टू म्यू 0 हम निकाल रहे हैं, तो म्यू 0 का वैल्यू क्या आया, म्यू 0 इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आई डी एल साइन थीटा, आई डी एल साइन थीटा, ठीक है, इन आई डी एल साइन थीटा, ये लीजिए दिखाई दे रहा होगा, 4 पाई आर स्क्वायर आई डी एल साइन थीटा, और यहाँ आया था dv। अब देखिए यहाँ पर 4 तो कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, आर का यूनिट क्या हो गया, मीटर स्क्वायर, आर क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट क्या हो गया, मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आई करंट है, करंट का यूनिट हो गया एम्पियर, dl क्या है, लाइन एलिमेंट का लेंथ है, तो ये मीटर में हो गया, साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, इसका कुछ नहीं लिखना है। अब dv का यूनिट हमें देखना है, तो मैंने आपको बताया था dv का यूनिट निकालना, क्यू वी बी साइन थीटा, इससे निकाल लो, ठीक है। या टेस्ला सीधे आप जानते होंगे ना, टेस्ला लिख सकते हैं ना यहाँ से, भाई ये dv जो है ये टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड ही तो है, ठीक है। वैसे हम इससे निकाल सकते हैं, इससे निकाल सकते हैं। b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू इंटू वी आ जाएगा, फिर इससे निकाल लेंगे, बताया था मैंने आपको। चलिए अब देखिए जरा, मीटर से एक मीटर कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, आपका आ गया टेस्ला मीटर पर एम्पियर आ गया, यानी ये म्यू 0 का यूनिट आ गया। अब जो म्यू 0 का यूनिट होगा वही तो यूनिट के का होगा, सिंस k इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू 0/4 पाई, ठीक है। तो जो म्यू 0 का यूनिट होगा वही तो किसका यूनिट होगा, k का यूनिट होगा, तो ये यूनिट हो गया, ये निकाल लो, ये निकाल लो, k का यूनिट निकाल लिया, म्यू 0 का यूनिट निकाल लिया। डायमेंशनल फार्मूला आप इसका निकाल सकते हो, डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हो, ठीक है, वो निकाल के देखिएगा आप डायमेंशनल फार्मूला।
चलिए ध्यान रखिएगा, म्यू जीरो यहाँ पर क्या है, फ्री स्पेस और वैक्यूम की परमिएबिलिटी है। मैंने लिखा है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर फ्री स्पेस को और क्या कह सकते हैं, वैक्यूम। ठीक है, फ्री स्पेस और वैक्यूम का परमिएबिलिटी है। चलिए अब यहाँ पर एक और पूछ लेता है कई बार कि रिलेशन क्या होता है, किस किस में रिलेशन, म्यू जीरो, एप्सिलॉन जीरो और सी में रिलेशन पूछ लेता है। तो रिलेशन, हालांकि ये हम आगे भी पढ़ेंगे, बिटवीन म्यू जीरो, एप्सिलॉन जीरो एंड सी। ठीक है, तो इसके निकालने के लिए मैं म्यू जीरो इंटू एप्सिलॉन जीरो ये लिखता हूँ। ये है म्यू जीरो इंटू एप्सिलॉन जीरो। एप्सिलॉन जीरो जानते होंगे परमिटिविटी है ये फ्री स्पेस और वैक्यूम का। म्यू जीरो आप जान गए, परमिएबिलिटी है फ्री स्पेस और वैक्यूम का। तो इसे क्या लिखेंगे, अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना है। मैं इसमें 4 पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये लीजिए, 4 पाई से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो इसके साथ लिख दिया, नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब म्यू जीरो अपॉन 4 पाई का वैल्यू क्या होता है, 10⁻⁻7 होता है। कितना होता है, 10⁻⁻7। और देखिए एक बात और जानते होंगे आप, k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो होता है। हमने कहाँ पढ़ा था, कूलम्ब्स फोर्स में। और इसका वैल्यू क्या होता है, 9 × 10⁻9, 9 × 10⁻, न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और यूनिट भी लिखना चाहें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर ये होता है। ठीक है ना, ये न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। तो k का वैल्यू ये होता है, तो 4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्या आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन जीरो जो आएगा वो 1/9 × 10⁻9 आएगा। ठीक है, तो 4 पाई एप्सिलॉन जीरो का वैल्यू आ गया 1/9 × 10⁻9। ठीक है, अब ये इसको सॉल्व करो, ये ऊपर जाएगा, इसको सॉल्व करें हम तो कितना आ जाएगा, इसे मैं नीचे ले आऊँ, चलो नीचे ले आओ, 9 × 10⁻9 तो नीचे है ही, और इसको भी नीचे ले आए तो +7, और ये हो गया 1/9 × 10⁻16 हो गया नहीं। अब इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 × 10⁻8 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। इसका मतलब यही तो है। और 3 × 10⁻8 क्या होता है, ध्यान कीजिए, स्पीड ऑफ लाइट होता है। तो c स्क्वायर हो गया ना, ये तो c हो गया अंदर वाला, और होल स्क्वायर है तो c स्क्वायर। ये किसका वैल्यू आया, म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो का वैल्यू आया। तो यहाँ से c की यदि मैं वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या आ गया, 1/√ऑफ म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो, ये c का वैल्यू आ गया। क्योंकि यहाँ से c स्क्वायर निकालोगे तो क्या आएगा, 1/म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो आएगा। तो इस तरीके से ये रिलेशन आ जाएगा। अब कुछ देखिए, कूलम्ब्स लॉ और जो आपका ये बायो सावर्त लॉ है, इन दोनों के बीच कुछ सिमिलरिटीज भी है। ठीक है ना, कूलम्ब्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, कूलम्ब्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड बायो सावर्त लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड। सिमिलरिटीज की कंपैरिजन यदि हम करें तो कंपैरिजन कई बार पूछ लिया जाता है, देखते हैं कंपैरिजन, या सिमिलरिटीज लिख लेते हैं पहले, सिमिलरिटीज बिटवीन कूलम्ब्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एंड बायो सावर्त लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको ऐसे लिख लो आप, कंपैरिजन लिख लो, कंपैरिजन ऑफ किस किस का कंपैरिजन हम कर रहे हैं, कंपैरिजन ऑफ कूलम्ब्स लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड बायो सावर्त लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड, ये टॉपिक है हमारा। तो कंपैरिजन में पहले मैं बात करूंगा किसकी, सिमिलरिटीज की। सिमिलरिटीज क्या क्या दोनों में सिमिलरिटीज हैं, सिमिलरिटीज तो देखिए, कूलम्ब्स लॉ जो होता है, कूलम्ब्स लॉ में कूलम फोर्स की हमने बात की थी। तो कूलम फोर्स क्या था, ये था Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और बायो सावर्त लॉ में dV इज इक्वल टू क्या आ रहा है,
म्यू 0/4 आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो सिमिलरिटी दिखाई दे रही है दोनों में, देखो यहाँ भी आर स्क्वायर है, यहाँ भी आर स्क्वायर है, तो पहली सिमिलरिटी तो यहीं से लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहली सिमिलरिटी क्या है, फर्स्ट जो हम सिमिलरिटी लिख सकते हैं, बोथ फील्ड्स फील्ड्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये तो डिफाइन करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को। कूलॉम फोर्स किसके बारे में बात करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, और ये बायो सावर्त लॉ किसकी बात करता है, मैग्नेटिक फील्ड की बात करता है। या फिर इससे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिख सकता हूँ, E बराबर F/Q होता है, तो 1/4πε0 Q, इसको Q इंटू Q0 लिख दें, एक को Q ले लें, एक को Q0 ले लें, तो Q/r², ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, दो में सिमिलरिटी दिखाई दे रही है। बोथ फील्ड्स ऑवे इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो कर रहे हैं या नहीं भाई। दोनों ही फील्ड डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो दोनों किसको फॉलो कर रहे हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहे हैं। और दोनों बोथ फील्ड्स भाई वायर से जितना दूर जा रहे थे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही कम हो रहा था, वायर के नजदीक आ रहे थे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही बढ़ रहा था। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर से जितना ज्यादा हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर से वायर से जितना दूर जा रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा था, और जितना पास आ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा था। सो बोथ फील्ड्स आर लॉन्ग रेंज फील्ड्स। लॉन्ग रेंज, इनकी रेंज जो है लॉन्ग होती है, लॉन्ग रेंज फील्ड्स होते हैं। दोनों ही फील्ड कैसे हैं, लॉन्ग रेंज फील्ड्स हैं। तीसरा पॉइंट देखें तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन दोनों में ही अप्लाई हो रहा है या नहीं। ओवे बोथ, लिख देता हूं, बोथ फील्ड्स ओवे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब आप कहेंगे जी कैसे ओवे कर रहा है। देखिए, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की थी तो हमने कहा था कि यदि ग्रुप ऑफ चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो वो E1 + E2 + अप टू En, यानी इंडिविजुअल चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का सम होता है, ये बात की थी। वैसे ही यहाँ पर जो ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक छोटे छोटे एलिमेंट जो होते हैं, छोटे छोटे जो सेगमेंट होते हैं वायर के, ये जो वायर है, ये पूरा वायर ऐसे छोटे छोटे सेगमेंट से मिलकर के बना हुआ हो सकता है। तो प्रत्येक सेगमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा उनका जो सबका सम होगा वो इस पूरे वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ भी तो जुड़ रहा है ना, एक एक मतलब छोटे छोटे एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड आपस में ऐड हो रहे हैं, तब जाकर टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। तो वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में भी इंडिविजुअल चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला, फिर उनको सम किया तो क्या आ गया था, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। यानी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को दोनों फॉलो करते हैं, लेकिन इन सिमिलरिटीज के साथ साथ इनमें कुछ डिफरेंसेज भी हैं। अब उन डिफरेंसेज की हम बात कर लेते हैं कि क्या डिफरेंसेज हैं, इनमें क्या डिफरेंसेज हैं। डिफरेंसेज की यदि हम बात करें, डिफरेंसेज की बात करते हैं। नंबर 1 देखिए, पहला जो डिफरेंस तो है वो क्लियर दिखाई दे रहा होगा आपको इनके एक्सप्रेशन में ही। इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए दोनों ही फील्ड में ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है स्केलर, चार्ज जो है यहाँ पर स्केलर होता है ना, और यहाँ पर चार्ज की जगह कौन है, करंट एलिमेंट है, आईडीएल। तो आईडीएल तो एक वेक्टर है, ठीक है, आईडीएल तो एक वेक्टर है और चार्ज क्या है, स्केलर है। तो लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय ए वेक्टर सोर्स। मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय ए वेक्टर सोर्स। कौन प्रोड्यूस कर रहा है, वेक्टर सोर्स प्रोड्यूस कर रहा है किसको, मैग्नेटिक फील्ड को। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय अब यहाँ वेक्टर सोर्स कौन था मैग्नेटिक फील्ड में, I/dl था या नहीं। इस करंट एलिमेंट के कारण हम निकाल रहे थे ना, इसीलिए कह रहे हैं वेक्टर। I/dl एक वेक्टर है, तो मैग्नेटिक फील्ड किसके द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है, इसमें वेक्टर सोर्स है। मैग्नेटिक फील्ड का कारण कौन है यहाँ पर, I/dl है, करंट एलिमेंट है। और करंट एलिमेंट कैसा है,
वेक्टर है, इसलिए वेक्टर सोर्स इसका जो है सोर्स है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय ए स्केलर सोर्स। अब स्केलर सोर्स कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड। स्केलर सोर्स कौन हुआ, स्केलर सोर्स हुआ, स्केलर सोर्स कौन हुआ, चार्ज। ठीक है, चार्ज के कारण है भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड तो चार्ज की वजह से है और मैग्नेटिक फील्ड करंट एलिमेंट की वजह से है, I/dl की वजह से। करंट एलिमेंट एक वेक्टर है, इसलिए वेक्टर सोर्स हो गया मैग्नेटिक फील्ड का। तो और इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स कैसा हुआ, स्केलर हुआ, क्योंकि चार्ज के कारण है। तो ये पहला डिफरेंस हो गया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो स्केलर सोर्स के कारण है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर सोर्स के कारण है। ठीक है, दूसरा, दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम बात करते हैं, जैसे ये चार्ज है, ये Q चार्ज है और इसके कारण किसी पॉइंट P पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड E निकालना है, तो डायरेक्शन ऐसे था, चाहे ये पॉजिटिव है तो इस तरफ था और नेगेटिव है तो इस तरफ होता। ठीक है, तो अलोंग द लाइन होता है कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड देखिए, मैग्नेटिक फील्ड के केस में मैंने ऐसा वायर लिया, करंट एलिमेंट लिया और इसके कारण पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकाला। ये मैग्नेटिक फील्ड आया, क्रॉस से रिप्रेजेंट किया, ये थीटा था और इसमें करंट I फ्लो हो रहा था, ये dl था। ये कौन था, dl था। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या अलोंग द लाइन है, नहीं, मैग्नेटिक फील्ड तो परपेंडिकुलर है, जो कि किस किस से मिलकर के प्लेन बन रहा है, उसके परपेंडिकुलर, dl और r से मिलकर के जो प्लेन बन रहा है उस प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज perpendicular to the plane containing जिसमें कौन कौन होता है प्लेन में, containing पोजीशन वेक्टर r एंड एलिमेंट dl। ठीक है, r और dl से मिलकर के जो प्लेन बन रहा है उसके परपेंडिकुलर होता है कौन, मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं। ये देखिए क्रॉस है, इनटू द पेज है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर की तरफ है। और r और dl से, ये आपका r है, ये आपका r है और ये dl है, तो r और dl से तो ये प्लेन बन रहा है, ये प्लेन है। ये जो ये सरफेस जो हो गया r और dl का, ये तो प्लेन हो गया, ये प्लेन हो गया। इस प्लेन के परपेंडिकुलर है कौन, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चलिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग, यहाँ पर क्या आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस एंड पॉइंट। यहाँ तो आउटवर्ड होगा, यहाँ इनवर्ड होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द आप कह सकते हैं ये r, ये O मान लिया, O से P का ये डिस्टेंस r हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, अलोंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, अलोंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पॉजिटिव चार्ज है तो इस तरफ होगा, नेगेटिव चार्ज होता तो इस तरफ होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है या नहीं। तो इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो कि ये है, O से P है, इसके अलोंग ही तो होता है, यहाँ तो इधर होगा, यहाँ इधर होगा, तो अलोंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, परपेंडिकुलर नहीं है। तो ये दूसरा मतलब डिफरेंस आ गया। तीसरा मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। साइन थीटा है, यानी थीटा पर डिपेंडेंस है। ठीक है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड हैज एंगल डिपेंडेंस, एंगल पर डिपेंड कर रहा है, एंगल डिपेंडेंस। ठीक है, एंगल किसके बीच का एंगल, dl और r के बीच के एंगल पर। whereas electric field does not have any kind of angle dependence। कोई एंगल डिपेंडेंस नहीं होता, कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एंगल डिपेंडेंस नहीं है या नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एंगल डिपेंडेंस नहीं है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड में एंगल डिपेंडेंस है। ठीक है, तो ये कुछ सिमिलरिटीज हैं और डिससिमिलरिटीज हैं किसके बीच, आपका कूलॉम फोर्स और बायो सावर्त लॉ के बीच। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना है आपको। ठीक है,
अब थोड़ी दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हैं, इनको भी देख लें फटाफट से। ये मैंने एग्जाम्पल 4.6 लिया है एनसीईआरटी का। क्या कह रहा है इस एग्जाम्पल में? एन एलिमेंट डी एल जिसका लेंथ है डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप, यानी लेंथ का डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स, आई कैप का मतलब पॉजिटिव एक्स, इस डायरेक्शन में लेंथ है। ये एलिमेंट है डी डेल्टा एक्स का। इज प्लेस्ड एट द ओरिजन, ये ओरिजन पर रखा हुआ है। एंड कैरीज ए लार्ज करंट आई इज इक्वल टू 10 एम्पियर, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट का वैल्यू कितना है? 10 एम्पियर है। ठीक है, 10 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? कहाँ पर? वाई एक्सिस पर। किस जगह पर? पॉइंट पी पर, जिसका डिस्टेंस कितना है इस लाइन एलिमेंट से? 0.5 मीटर है। ठीक है, और डेल्टा एक्स कितना है? लाइन एलिमेंट का लेंथ 1 सेंटीमीटर है। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, बड़ा सिंपल है भाई। डायरेक्शन की तो बात कर ही नहीं रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो कैसे निकाले? डी वी इज इक्वल टू म्यू 0/4 आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इससे आ जाएगा। अब म्यू 0/4 कितना है? 10⁻⁻7 है, इंटू आई कितना है? 10 है। डी एल कितना है? डी एल इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। ठीक है, कितना है? 1 सेंटीमीटर, यानी मैं कितना लिख सकता हूँ? 1 इंटू 10⁻⁻2, यानी 0.01 मीटर लिख सकता हूँ। 0.01 मीटर, 0.01 मीटर लिखो या इतना लिखो, 10⁻⁻2 मीटर। तो 10⁻⁻2 डीएल हो गया। अब थीटा क्या होगा यहाँ पर? थीटा तो 90 होगा। थीटा क्या होगा? 90 होगा। क्यों होगा 90? देखिए मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज है भाई। डेफिनेटली जब ये इस तरीके से एलिमेंट रखा हुआ है और करंट इस तरफ है, इस रिफिल का पॉइंटर की तरफ है, इस तरफ करंट जा रहा है, तो करंट इस तरफ जा रहा है तो थंब इस तरफ होगा, थंब इस तरफ होगा। तो देखिए ये जो फिंगर्स हैं वो बाहर की तरफ आ रही है, इधर बाहर की तरफ आ रही है, यानी मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज का मतलब ये कौन सा हो गया? ये एक्स है, ये वाई है, तो आउट ऑफ द पेज का मतलब क्या हो गया? प्लस जेड एक्सिस। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन प्लस जेड एक्सिस हो गया, हालांकि इसने पूछा नहीं है, लेकिन प्लस जेड एक्सिस हो गया। ठीक है, अब थीटा का वैल्यू 90, तो ये साइन 90 तो 1 हो जाएगा। आर डिस्टेंस कितना है? 0.5 स्क्वायर है, तो मल्टीप्लाई 2 बार हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लूँ मैं तो 10 और ये -7 -2 -9 और ये +10 -8 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 25, और ऊपर जाएंगे आपका 1 माइनस के 2 ऊपर जाएंगे तो प्लस के 2, यानी कितना हो जाएगा? 1/25 इंटू 10⁻⁻6 इस तरीके से आएगा। और इसको यदि मैं सॉल्व करूं, तो वैल्यू जो आएगी डीवी की वो लगभग वैल्यू आ जाएगी आपकी, देखिए 0.04। ठीक है भाई, 1 में 25 को डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट आएगा, पहले तो 0 आएगा, फिर एक 0 और लगेगा, पॉइंट के बाद में 0 और लगेगा, ये आ जाएगा, फिर 4 आएगा, 0.4 इंटू इतना आ जाएगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ -8 क्या टेस्ला। ये किसका वैल्यू आ गया? मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया, और किस एक्सिस डायरेक्शन में है? प्लस जेड एक्सिस में है। अब इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से भी डायरेक्शन पता कर सकते हैं। एक तो मैंने राइट हैंड थंब रूल का बता दिया कि भाई करंट इस तरफ है तो इस फिंगर्स ऊपर की तरफ आ रही है, तो ऊपर की तरफ आ रही है तो ये तो एक्स डायरेक्शन है और ये वाई डायरेक्शन है, और इस तरफ यानी इस तरफ कौन सा डायरेक्शन होगा? ऊपर की तरफ, प्लस जेड, पॉजिटिव जेड। इसको इस तरीके से भी समझा जा सकता है। ये वेक्टर फॉर्म वाला रिलेशन यहाँ पर देखो, आई डी एल क्रॉस आर ये होता है अपॉन आर क्यूब, यही होता है ना। अब यहाँ पर देखिए कांस्टेंट से मुझे कोई मतलब नहीं है, म्यू 0I/4 आर क्यूब, इसको एज इट इज लिख लिया। अब वेक्टर डीएल क्या है? वेक्टर डीएल आपको दे रखा है dx i कैप, डेल्टा एक्स आई कैप दे रखा है या नहीं? ठीक है, तो यानी dx i कैप ऐसे लिख सकता हूँ, क्रॉस वेक्टर r यानी डिस्टेंस, यानी पॉइंट P किस तरफ है? पॉइंट P प्लस y डायरेक्शन में, और प्लस y डायरेक्शन में कौन यूनिट वेक्टर होता है? j कैप होता है। तो i क्रॉस j किसके बराबर आएगा बेटा? i क्रॉस j आएगा आपका प्लस k कैप के बराबर आएगा, प्लस k कैप के बराबर आएगा, प्लस k कैप आएगा। और प्लस k कैप का मतलब क्या है? प्लस जेड एक्सिस।
प्लस जेड एक्सिस। तो इस तरीके से इसकी डायरेक्शन भी पता कर सकते हैं, हालांकि यहाँ पर पूछा नहीं था। ठीक है, चलिए एक लास्ट प्रॉब्लम और सॉल्व करते हैं। ये एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैंने लिया है। ए वायर प्लेस्ड अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ए वायर, एक वायर है, प्लेस्ड अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अब पहले डायरेक्शन का पता होना चाहिए। ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, और इसके एकदम यहाँ पर होता है नॉर्थ ईस्ट। ये एंगल 45 और ये एंगल भी 45। ऐसे ही इधर होता है साउथ ईस्ट, होता है, ऐसे ही इधर होता है साउथ वेस्ट। ठीक है, ऐसे ही इधर होता है नॉर्थ वेस्ट। ये पता है आपको सबको। चलिए, ए वायर प्लेस्ड अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, यानी ऐसे रखा हुआ है एक वायर, तो ये नॉर्थ है वायर का और ये साउथ है, ऐसे रखा हुआ है। कैरीज ए करंट 8 एम्पियर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। साउथ से नॉर्थ की तरफ 8 एम्पियर करंट इस वायर में फ्लो हो रहा है। ठीक है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए 1 सेंटीमीटर पीस ऑफ द वायर। इस वायर के 1 सेंटीमीटर पीस, मान लीजिए ये 1 सेंटीमीटर पीस है वायर का। ठीक है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड चाहिए एट ए पॉइंट 200 सेंटीमीटर नॉर्थ ईस्ट। इसके नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट मतलब ये एंगल कितना हो गया, यदि ये नॉर्थ है तो नॉर्थ ईस्ट में ये एंगल हो गया आपका 45 डिग्री हुआ गया नहीं भाई। ये वायर था आपका और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, तो ये एंगल कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो यहाँ पर कोई पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर कोई पॉइंट है, इसको थोड़ा और दूर मानिए, 200 सेंटीमीटर है भाई, 200 सेंटीमीटर है। तो ये लीजिए, ये कोई पॉइंट P है और इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस है वो 200 सेंटीमीटर, या फिर मैं कहूँ 2 × 10⁻⁻² यानी 2 मीटर कहूँ, और 2 मीटर। ठीक है, इतनी डिस्टेंस पर है। वायर का जो पोर्शन हम ले रहे हैं 1 सेंटीमीटर है और पॉइंट कितना दूरी पर है 200 सेंटीमीटर। तो ये 200 सेंटीमीटर की तुलना में ये 1 सेंटीमीटर तो काफी कम है या नहीं। तो इसका मतलब इस 200 सेंटीमीटर के कंपैरिजन में इस 1 सेंटीमीटर को हम एक लाइन एलिमेंट मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, लाइन एलिमेंट मान सकते हैं। तो अब मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। अब मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो वही वायु सावर्त लॉ लगा दें। अब वायु सावर्त लॉ लगाते हैं तो dV क्या होता है वायु सावर्त लॉ से, μ0/4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r²। अब μ0/4 पाई का वैल्यू तो आपको पता ही है, 10⁻⁻7 होता है। ठीक है, इंटू I का वैल्यू कितना है, करंट जो है 8 एम्पियर है, dl लेंथ ऑफ द एलिमेंट। अब dl कितना है 1 सेंटीमीटर, ये dl 1 सेंटीमीटर है। अब 1 सेंटीमीटर का मतलब इतना मीटर, 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, तो 10⁻⁻² मीटर हो गया। और साइन थीटा, थीटा क्या होगा भैया, थीटा भाई इस जगह जो मैग्नेटिक फील्ड होगा पॉइंट P पर, वो किससे रिप्रेजेंट होगा, क्रॉस से रिप्रेजेंट होगा। यदि राइट हैंड थंब रूल को लगाएं तो ये वायर है, तो अंदर की तरफ फिंगर जा रही है, तो क्रॉस से, यानी अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये हो गया आपका R और ये dl, तो R इधर है और dl इधर है, ये dl है ये R है, R और dl। अब R और dl के बीच का एंगल कितना है 45 डिग्री, नॉर्थ ईस्ट में कह रहा है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 45 डिग्री हो गया। तो साइन 45 डिग्री आ जाएगा, साइन 45 डिग्री आ जाएगा अपॉन R यानी डिस्टेंस 200 सेंटीमीटर, 200 का मतलब 2 मीटर, 200 सेंटीमीटर उसको मीटर में लिखें तो 2 मीटर होल स्क्वायर। सॉल्व कर लें, 10⁻⁻7 8 × 10⁻⁻2 अपॉन 4 आ जाएगा। और साइन 45 कितना होता है, साइन 45 30 1/√2 होता है, 1/√2 होता है साइन 45। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लें तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और √2 से ये 2 कैंसिल होगा तो √2 आएगा, यानी √2 × 10⁻⁻9 ये आएगा, √2 × 10⁻⁻9, और √2 का मतलब होता है 1.414 इंटू दिस, या फिर इसको अप्रॉक्सीमेटली 1.4 × 10⁻⁹ टेस्ला। ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया। और डायरेक्शन क्या है, इनटू द पेज है मैग्नेटिक फील्ड का, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनटू द पेज है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बायो सावर्त लॉ का यूज करके किसी भी
जगह पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।